Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Footprints Without Feet. This chapter has written by H.G. Wells for class 10th from supplementary reader. Now let us start the chapter. Can a man become invisible? क्या कोई आदमी कभी अदृश्य हो सकता है? Invisible मतलब दिखाई ना दे. In this story, a scientist discovered how to make himself invisible. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक वैज्ञानिक जो होता है वो एक खोज करता है कि कोई इंसान जो है वो अपने आप को कैसे अदृश्य कर सकता है, मतलब किसी को दिखाई ना दे. What does he do next? फिर वो अगला काम कौन सा करता है. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब क्या होता है कि दो लड़के होते हैं जो कि नंगे पाँव के कीचड़, मतलब जो दो लड़के होते हैं वो कहीं टहल रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि कीचड़ में किसी इंसान के पैरों के पदचिन्हों के निशान देखते हैं. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान चल रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, यानी कि पैरों के निशान बन रहे हैं. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. तो वो सोचते हैं कि मतलब कोई आदमी जो है नंगे पैर, मतलब यहाँ पे लंदन के बीच में जो स्थित जो मकान है उसकी सीढ़ियों पर कर क्या रहा है. इन द मिडल ऑफ लंदन एंड वेयर वॉज द मैन. मतलब लंदन के बीचों बीच, मतलब घर की सीढ़ियों पर वो आदमी क्या कर रहा है. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी है कहाँ, दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन कीचड़ में उसके पैरों के निशान जो है वो बनना दिखाई दे रहे हैं. एज दे गेयर्ड, और वो जो है उसको बड़े ध्यान से देखते. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. एक विलक्षण दृश्य जो उनको देखने को मिला, विचित्र था, विलक्षण था. अ फ्रेश फुट मार्क अपियर फ्रॉम नोवेयर. और पता नहीं कहाँ से वो पदचिन्हों के निशान जो थे वो बनते चले जा रहे थे. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. मतलब फिर जो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, मतलब उसके बाद में जो उसके पदचिन्हों के निशान जो थे वो एक एक करके पदचिन्ह बनने लगे, यानी पैरों के निशान बनने लगे. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. तो वो क्या कर रहे थे, आगे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गली में जा रहे थे. प्रोग्रेसिंग यानी आगे बढ़ते जा रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड, लड़कों ने उसका पीछा किया. फैसिनेटेड, मतलब फैसिनेटेड कौतूहलता से, मतलब जानने की जिज्ञासा होना. अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकॉज फेंटर एंड फेंटर. उसके बाद में पैरों के निशान जो थे वो कम और कम होते चले गए. फेंटर यानी कि धूमिल होते चले गए, मतलब दिखाई देना बंद हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपियरिंग ऑल टुगेदर. और अंत में वो पदचिन्हों के निशान जो थे ना वो बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि कीचड़ से सने हुए थे. धीरे 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 वो कीचड़ जो थी हटती गई और फिर वो एकदम से गायब हो गई, क्योंकि वो आदमी तो दिखाई दे ही नहीं रहा था. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. लेकिन इस बात का जो रहस्य जो था ना उसका स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत सरल था. द बिवलर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. जो आश्चर्य से जो लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे, दरअसल वो एक वैज्ञानिक था. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. तो उसने अभी बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किया था. वो एक साइंटिस्ट था, उसने एक खोज निकाला था कि कैसे कोई इंसान जो है वो पारदर्शी बन सकता. पारदर्शी मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम ग्रिफिन था, बहुत ही सनकी टाइप का था. तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसने सिद्ध कर दिखाया कि कैसे जो है एक इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य बन सकता है. फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास. तो अंत में स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, स्वेलोड मतलब निगल जाना, रेयर यानी दुर्लभ दवाइयाँ जो इतनी आसानी से नहीं मिलती. तो उसने क्या किया, अंत में बहुत सारी दवाइयाँ जो थी ना उसको निगल लिया. एंड इज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. जैसे कांच होता है ना, आर पर हम देख सकते हैं, तो उसका शरीर ऐसे बन गया. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, बल्कि वो कांच की तरह ठोस तो था, लेकिन उसके आसपास मतलब उसको आर पार जो है वो आप देख सकते थे. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. कहने को तो ये जो था ना, ग्रिफिन जो था ना बहुत ही तेज बुद्धि का था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही ज़्यादा स्वेच्छाकारी व्यक्ति था. लॉलेस यानी बहुत ही
क्या कहें, बहुत ही छोटी सोच वाला आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसकी जो लैंडलॉर्ड यानी उसकी मकान मालिक जो थी ना, उसको पसंद नहीं करती थी और उसको ट्राई टू इजेक्ट यानी अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश किया करती थी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। तो मतलब घर में आग लगा दी। अब घर में आग लगा दी तो भाई सब लोग उसको ढूंढेंगे किसने आग लगा दी। लेकिन उसने जो दवाइयाँ खाई ना, उसमें क्या था कि वो ट्रांसपेरेंट तभी होगा जब वो अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देगा। अगर तो उसने कपड़े पहन लिए तो वो दिखाई देगा। तो उसने क्या किया, अपने सारे शरीर के कपड़े उतार दिए और वो वहाँ से आग लगा करके उसके घर से भाग गया। तो भाग लिया भाई। थस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वेंडरर without clothes, without money, and quite invisible until he happened to stop in some mud and left footprints as he walked. So that it was he become a homeless wanderer. वेंडर होता भटकने वाला। तो अब उसके घर में आग लगा दी तो अब वो क्या बन गया, एक चलता फिरता बेघर इंसान बन गया। मतलब वो ऐसे ही घूम रहा था। अब वो ऐसा अदृश्य व्यक्ति बन गया था। उसका कोई घर नहीं था। विदाउट क्लॉथ, अब कपड़े भी नहीं थे, कपड़े पहन लेंगे तो फिर वो दिखाई दे जाएगा। विदाउट मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य हो गया था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और जब तक कि फिर उसको किसने देखा, कीचड़ पे चलते हुए पैरों के निशान देखे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, जैसे ही वो चला तो उसके पैरों के चिन्हों के निशान जो थे वहाँ पे बनने लगी। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। जो लंदन में जो उसके पैरों के निशान बन रहे थे, उसने ग्रिफिन ने उन लड़कों से बड़ी आसानी से क्या पा लिया, छुटकारा पा लिया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो कारनामे जो थे ना, साहसपूर्ण कार्य जो थे ना, वो भी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, लेकिन उसने बहुत ही गलत मौसम चुना था कि ठंड बहुत ज़्यादा थी और अगर वो कपड़े पहन लेगा तो वो दिखाई देगा, है ना। तो बहुत ही ख़राब मौसम चुना था उसने उसके घर में आग लगा करके, क्योंकि यदि वो कपड़े पहन के निकलता तो दिखाई दे जाता। अब वो कपड़े कहाँ से लेके आया, उसको ठंड भी लग रही थी। इट वॉज मिड विंटर, अभी अर्ध सर्दी थी, अभी सर्दी गई नहीं थी, उसका बीच का समय चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो थी ना बर्फ़ जैसी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में सड़कों पर घूमने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। गर्मी पाने के लिए वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, सब कुछ होता है। आप पे करके कि कोई भी चीज़ ले सकते हो, तो वो उस स्टोर में घुस जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और शॉप को बंद होने का समय होता है। एंड एज सुन एज द डोर वॉज शट, जैसे ही उसके मॉल के दरवाजे बंद होते हैं, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, अब वो अपने आप को आराम कंफर्टेबल आनंददायी आनंद लेने के लिए वो अपने आप को, उसका समय अब स्टार्ट हो जाता है जैसे वो दुकान बंद होती है। कपड़े पहनेगा तो वो दिखाई देगा, है ना। तो भाई अब उसका टाइम स्टार्ट हो गया है। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अब वो खूब सारा खाने के लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना एक पैसे खर्च किए अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता था और खा सकता था अपने मन मुताबिक। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब वो क्या करता, बॉक्स खोल देता, क्योंकि मॉल है उसमें से डिब्बे रखे हुए थे कपड़ों के, उनको खोलता, रैपर हटाता और क्या करता, कपड़े पहन लेता है। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he become a fully dressed and visible person. अब वो क्या करता है, जल्दी से वो ओवरकोट पहन लेता है ना, वाइड ब्रिम्ड हैट और चारों ओर किनारों वाला टॉप पहन लेता है। एंड ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और वो पूरे कपड़े पहन लेता है। एंड बिकम अ विजिबल पर्सन, और वो एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन जाता है कि कपड़े पहन लेता, वो दिखाई भी देगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, अब वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है, मॉल के किचन में, और वहाँ पे उसको मीट मिलता है, कॉफ़ी मिलता है ना। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन्स टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, और वो ग्रॉसरी स्टोर यानी जो भंडार होता है, वहाँ से वो मिठाई और वाइन यानी शराब ले आता है, उसको पीता है।
फाइनली ही शटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वहाँ पे रजाइयों का ढेर होता है, वो फाइनली अंत में जाके अपनी उन रजाइयों के अंदर सो जाता है. इन ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. यदि ग्रिफिन जो है अपने सही समय पर जगा होता तो शायद सब कुछ बहुत अच्छा होता. एज इट वॉज, हुआ ये, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. वो उठा नहीं इससे पहले कि उसके असिस्टेंट जो थे ना, दुकान पे काम करने वाले लोग जो होते हैं मॉल में, वो वहाँ पर आ चुके होते हैं. वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, तभी वो देखता है कि कपल मतलब दो कर्मचारी जो हैं वो उसकी ओर आ रहे हैं. ही पैनिक एंड बिगेन टू रन. पैनिक यानी कि वो क्या करता है, वो घबरा जाता है और वो जल्दी से बिगेन टू रन, और जल्दी से भागने लगता है. दे नेचुरली गेव चेस. स्वभाव सी बात है कि जब वो किसी व्यक्ति को मॉल के अंदर देखेंगे तो वो उसका क्या करेंगे, पीछा करेंगे. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ. अब ग्रिफिन को क्या करना पड़ा भाई, अब वो बचने के लिए वो क्या करता, अपने सारे कपड़े एक एक करके उतारने लगता है, क्योंकि कपड़े उतारेगा तभी वो इनविजिबल हो जाएगा और वो आराम से उस दुकान से भाग सकता है. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. सो वंस मोर, फिर से वो एक बार बिना कपड़ों के अपने आप को पाता है, अदृश्य पाता है, और वो भी उस छिटरती हुई जनवरी के महीने में. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब वो सोचता है कि एक थिएटिकल कंपनी की होती है, उसका भंडार को आजमाने की कोशिश करता है. इन द होप ऑफ फाइंडिंग दैट नॉट ओनली क्लॉथ्स, वो सोचता है कि न केवल उसमें उसे कपड़े मिलेंगे बल्कि समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर, कंधों के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको ढकने के लिए भी उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. तो वो सर्दी में छुट्टे होते हुए बड़ी जल्दी से थिएटर की दुनिया का केंद्र होता है ड्रूरी लेन की ओर जाता है. ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, और शीघ्र ही उसे जल्दी से उसे एक बहुत अच्छी सी शॉप भी मिल जाती है. ही मेड इज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लास, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट. और उस दुकान के अंदर चल, थिएटिकल कंपनी में तो होती है जहाँ पे नाटक में काम करने वाले लोगों के लिए नकली सामान मिल जाता है ना. तो वो जाता ही हैड इज़ वे इनविजिबल अपस्टर, अब वो जाता है तो इनविजिबल चला, अदृश्य होकर के चला जाता है दुकान के अंदर, क्योंकि उसने कपड़े तो पहने ही नहीं होते. एंड केम आउट लिटिल लेटर, और फिर थोड़ी देर के बाद में वहाँ से निकल करके आता है. वियरिंग बैंडेजेस राउंड इज फॉरहेड, अपने माथे पे चारों ओर उसने क्या लगा ली है, पट्टियाँ लगा ली हैं. डार्क ग्लास, काले रंग का चश्मा लगा लिया. बिग बुशी साइड विस्कर्स, और अपने चेहरे के दोनों ओर क्या लगा दिए उसने, गुल मच्छी लगा दी, मतलब नकली मूछो टाइप का कुछ लगा लिए. एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा उसने वो जो होता है ना हैट होता वो पहन लिया. टू एस्केप विदाउट बीइंग seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. To escape without being seen, अब वो घुस तो गया था दुकान में बिना दिखाई दिए, लेकिन अब वहाँ से निकलना भी था. he carelessly attacked the shopkeeper, वो जो दुकानदार होता है ना उस पर बहुत ही निर्दयतापूर्वक वो क्या करता है, carelessly निर्दयतापूर्वक उस पर आक्रमण कर देता है पीछे से. after which he had robbed him, उसके बाद में वो उसको लूट लेता है. और ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसका जो गल्ला होता है जहाँ पे वो रुपए रखता है वहाँ से उसके बहुत सारे रुपए लूट करके वो वहाँ से भाग जाता है. जितने पैसे उसको मिलते हैं वो सब छीन लेता है उससे, है ना. एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. अब मतलब लोगों की भीड़ भाड़ इस जगह से लंदन से बचने के लिए वो एक आइपिंग गाँव में चला जाता है. वेयर ही बुकड 2 रूम ऑफ द लोकल इन, यहाँ पे एक सराय होती है, स्थानीय सराय होती है, उसमें वो 2 कमरे जो है वो किराए पे ले लेता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. मतलब जाड़े की ऋतु में, जाड़े के मौसम में किसी अजनबी का सराय में आना जो था ना बहुत ही असाधारण सी घटना थी, क्योंकि जाड़े के समय थी, ठंड में कोई अपने घर से क्यों निकल के जाएगा. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगरिंग. तो एक अजनबी के बारे में सब लोग जो है वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं.
Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, my reason for coming to Iping is a desire for solitude. तो मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मिसेस हॉल जो होती हैं वो उस मकान मालिक की पत्नी होती हैं, हैड वाइफ मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली, उन्होंने उसके सामने बड़ा मित्रपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाने की कोशिश की, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर, लेकिन लगा कि ग्रिफिन को उससे कोई इच्छा नहीं थी अच्छे से कोई बात करने की, एंड टोल्ड हर, और उससे कहता माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इन अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, तो वो कहता है ग्रिफिन कि मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मैं एकांत की प्राप्ति करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स द एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, तो ग्रिफिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में विघ्न बाधा डाले, और एक दुर्घटना में मेरे चेहरे को जो है वो क्या हो गई है, हानि पहुँची, क्षति पहुँची, मतलब लग गई है मेरे चेहरे पे, इसलिए मैं बैंडेज जो हूँ वो लगा के रखता हूँ. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, तो फिर क्या होता है कि मिसेस हॉल जो होती हैं वो उससे अपने अतिथि से वो संतुष्ट हो जाती हैं, ये सोच करके कि उनका जो वैज्ञानिक अतिथि जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा सनकी टाइप का है, और उसने ऑलरेडी पहले से ही उनको उस किराए के रुपए जो है वो पहले से ही दे दिए थे. मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, अब श्रीमती हॉल जो थी ना उसकी अजीबोगरीब बातें चिड़चिड़ा स्वभाव की अपेक्षा करने के लिए तैयार हो गई थी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसने पैसा चुराया था वो ज़्यादा समय तक नहीं चला, एंड प्रेजेंटली और शीघ्र ही ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ती है कि अब उसके पास में ज़्यादा नकद रुपए नहीं है. ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. अब ग्रिफिन जो है वहाँ सब लोगों से कहता है कि उसके पास में कुछ ही पलों में या कुछ ही दिनों में कुछ ही समय में जल्दी से जल्दी एक चेक आने वाला है. शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में बड़े अजीब व गरीब से घटनाएं होने लगती हैं. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाई नॉइसेस इन द स्टडी, तो वो जो था ना पादरी जो था ना उसकी पत्नी जो थी ना अपने स्टडी रूम में कुछ आवाज़ सुनते जिससे वो जल्दी सुबह जाग जाते हैं. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, तो वो देखते हैं कि पादरी के डेस्क से जो है सिक्कों के निकलने की उनको आवाज़ सुनाई दे, ऐसा लगता है कोई उनके उसमें सिक्के निकाल रहा है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, तो बिना कोई शोर किए दोनों की अपने हाथों में मजबूती से उन्होंने क्या किया होता, पोकर यानी शीशे को पकड़ा हुआ था, और पादी ने एकदम से दरवाज़ा खोला. सरेंडर, आत्मसमर्पण करो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तभी जैसे ही उन्होंने देखा कमरे को, दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने जैसे उन्होंने कहा आत्मसमर्पण करो, तो अंदर झांक के देखते तो वहाँ पे उनको कोई भी दिखाई नहीं देता. He and his wife लुकड अंडर द डेस्क, उस पादरी और पादरी की पत्नी ने डेस्क के अंदर देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनीज, और ऊपर चिमनी में भी उन्होंने देखा. देयर वाज नो साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पे किसी के भी होने का कोई चिन्ह नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was stolen. जो दरवाजा जो था ना वो डेस्क जो था वो बंद था, लेकिन वहाँ से जो पैसे जो घर के खर्चे के लिए रखे हुए थे वो वहाँ से गायब थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. जो पादरी जो था पूरे दिन यही कहता रहा कि ये बहुत ही असाधारण बात है. बट इट वॉज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन उससे भी असाधारण बात यह थी कि जो थोड़ी देर के बाद में श्रीमती हॉल के कमरे की जो फर्नीचर की स्थिति होने वाली थी. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. जो लैंडलॉर्ड जो था ना मकान मालिक, उसकी पत्नी जो थी सुबह जल्दी जाग गए थे,
वर वेरी सरप्राइज, उनको देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, जो साइंटिस्ट का दरवाजा जो था ना वो चौड़ा खुला पड़ा हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अधिकतर जो ग्रिफिन का दरवाजा जो था ना वो बंद रहता था और उसमें ताला लगा रहता था, क्योंकि वो चिड़चिड़े स्वभाव का था और वो किसी भी बात करना पसंद नहीं करता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, फ्यूरियस में था नाराज होना, लेकिन यदि कोई ग्रिफिन के कमरे में चला जाता था ना तो वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाया करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, जब श्रीमती हॉल ने देखा उसका कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा अच्छा हमें मौका मिल गया इसको देखने का। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वो वहीं से दरवाजा बाहर से ही अंदर कमरे के अंदर झांकते हैं। हु सॉ नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेशन, तो वो देखते हैं अंदर कोई नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अब इसका जो है इन्वेस्टिगेट पीट करता है, छानबीन कर रहा, तो वो डिस्कस करते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं है इस कमरे के अंदर, तो चलो उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए। द बेड क्लॉथ्स वर cold, showing that the scientist must have been up for some time. फिर वो कपड़ों को देखते हैं तो कपड़े ठंडे पड़े थे, इससे ये पता चलता है कि जो ग्रिफिन जो था ना वो काफ़ी समय पहले उठ गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी, आश्चर्य की बात ये थी कि जो पट्टियाँ वो बैग जो ग्रिफिथ जो था ना वो हमेशा लगा के रखता था, वो सब जो थी ना कमरे में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ऑल ओवर सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू अ ईयर, अचानक से श्रीमती हॉल को अपने कान के समीप छींकने की आवाज़ सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड एंड डैश्ड हरसेल्फ इनटू हर फेस, तभी उनको ऐसा लगता है कि खूंटी पे जो बिस्तर की खूंटी पे जो हेड जो रखा हुआ था वो एकदम से उछलता है और मिसेस हॉल के चेहरे से जाके टकराने लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और तभी जो कमरे में रखी चेयर जो थी ना ऐसा लगा जैसे कि वो जिंदा हो गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और ऐसा लगा स्प्रिंगिंग यानी कि वो उछलने लगी, जो कुर्सी जो थी ना अपनी सजीव हो गई है वो चल करके सीधी मिसेस हॉल के पैरों से जा करके टकराई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे ही श्रीमती हॉल उनके पति जो थे डर करके वहाँ से जाने वाले थे, जाने को मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो उस चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपियर्ड सो टू स्लैम एंड लॉक द डोर ऑफ देम, फिर क्या दरवाज़ा जो बंद करके कमरे का ताला लगा दिया गया, ऐसा लगा जैसे कि इसने दरवाजे को बंद किया और उसमें ताला लगा दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स यानी कि बेहोश होना, तब मिसेस हॉल को ऐसा लगा जैसे कि वो लगभग बेहोश होकर के सीढ़ियों से गिरने वाली है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, अब श्रीमती हॉल को ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो जो कमरा जो है वो क्या कहते हैं हॉन्टेड स्पिरिट, यानी कि जैसे कोई क्या सुपर नेचुरल पावर जिसको बोलते हैं, वैसे जो स्पिरिट जो होते हैं आत्माएं जो होती हैं वो उसमें भूत प्रेत या कोई आत्मा जो है उस कमरे में आ गई है, उनको ऐसा लगने लगता है कि उनको दिखाई तो दे नहीं रहा कि ग्रिफिन ने तो सारे कपड़े उतार दिए, पहने होते तो वो दिखाई देता, लेकिन वो था रूम में, उसी ने ये सब काम किया था। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज थ्रो टू एंटर इनटू आवर फर्नीचर, तो वो कहती हैं कि किसी न किसी से जो अजनबी आदमी जो है ग्रिफिन जो है ना हैड समहाउ कॉस्ट, मतलब किसी कारण से उसने फर्नीचर के अंदर में आत्मा को क्या कर दिया है, एंटर करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड, कराते हुए श्रीमती हॉल कहती हैं कि वो जो चेयर जो उनके ऊपर आ जा करके टकराई थी उस पर बेचारी उनकी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, आज ये चेयर जो है मेरे अगेंस्ट आकर के खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, अब पड़ोसियों की धारणा ये थी कि कि इस मुसीबत का कारण जो है वो जादू टोना है, विचक्राफ्ट नहीं जादू टोना, बस विचक्राफ्ट और नॉट, वो सोच रही थी कि जादू टोना है या नहीं है। When न्यूज़ ऑफ द बल्करी एज अ क्लर्जी मैंस होम बिकेम नोन, जब उन्हें पता चला कि पादी के घर में चोरी हो गई है, समाचार फैला। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, जो वैज्ञानिक जो था ना उस पर सब लोग जो है शक करने लगे।
ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और उसने वैज्ञानिक का हाथ लगने लगा, लोगों को लगने लगा कि इसकी चोरी के पीछे वैज्ञानिक का ही हाथ है. सस्पिशन ग्रू एवर स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम मनी सम रेडी कैश. लेकिन ये बात जो थी ना और सिद्ध तब हो गई जब ग्रिफिन ने ये सिद्ध कर दिया कि उसके पास में नकद पैसे हैं. थॉट ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. लेकिन अभी कुछ समय पहले ही उसने ये कहा था कि उसके पास में पैसे नहीं है, बल्कि उसका एक चेक आने वाला है. द ब्लेजर कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर. तो चुपचाप से एक गांव में से कांस्टेबल को बुला लिया गया उसको पकड़वाने के लिए. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर दिस कांस्टेबल, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कांस्टेबल का इंतज़ार किए बगैर ही मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. तो श्रीमती हॉल जो है वैज्ञानिक के पास जाती हैं. हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और पता नहीं कहाँ से रहस्यमय तरीके से वो जो है खाली कमरे के अंदर आ चुका था. कौन आ चुका था? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट. I want to know what you have been doing to my mother's chair. तो माई चेयर अपस्टेयर्स. तो वो कहती है, श्रीमती हॉल से पूछती हैं, उससे कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ में क्या कर रहे थे. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. और एक बार तुम मुझे दूसरी ये बता कि तुम कैसे इस खाली कमरे के अंदर आए. एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और बंद कमरे के अंदर तुम्हारी एंट्री हुई कैसे, पहले तो मुझे ये बताओ. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. जो वैज्ञानिक जो था ना बहुत जल्दी गुस्से में रहता था, तो वो बहुत जल्दी से क्रोध आ गया और वो गुस्से में बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. तुम ये मत समझो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. ही शाउटेड वेरी वेल. वो चीख करके कहता है वेरी, बहुत अच्छा. आई विल शो यू, मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. और फिर जल्दी से वो क्या करता है, अपने बैंडेजेस उतार के फेंकता है, मूछ फेंक देता है, चश्मा फेंक देता है और यहाँ तक कि अपनी नाक भी हटा देता है. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. और उसको ये सब करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. और तभी वो सब लोग जो है अपने आसपास में सभी लोग जो है भयभीत हो जाते हैं और वो बिना सिर वाले मनुष्य को देख करके आंख फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं कि ये एक ऐसा आदमी इसका सिर भी नहीं है. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. अब जो कांस्टेबल को बुलाया गया था उसका नाम क्या था, जेफर्स था. एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. अब उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात हो गई थी कि उनको एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जिसका सिर ही नहीं है ना. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार बट जेफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जो जेफर्स हैं उनको अपनी की नौकरी करने से कोई भी इतनी आसानी से नहीं रोक सकता था. इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी को वारंट जारी कर दिया किसी को पकड़ने का, तो मिस्टर जेफर्स के लिए यही था कि वो उसको पकड़े विद और विदाउट हिज हेड, चाहे फिर उसका सिर हो या ना हो. दे फॉलोड a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after a garment. लेकिन एक अजीब दृश्य था जब सिपाही को ऐसा लगा कि वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करा जो एक एक कपड़े उतार करके क्या होता जा रहा है, अदृश्य होता जा रहा है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. अंत में सिपाही को हवा में उड़ती एक शर्ट दिखाई देती है. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. फिर अंत में जेफर्स को ऐसे लगने लगा कि वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रखा. सम पीपल ट्राई टू हेल्पिंग. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज एंड सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. और तभी उसको ऐसे लगना कि उन पर मुक्के पड़े, लेकिन पता नहीं वो मुक्के पड़ कहाँ से रहे थे क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट था, दिखाई नहीं दे रहा था मिस्टर ग्रिफिन. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. लेकिन जेफर्स को अंत में नॉक्ड अनकॉन्शियस मतलब उसको बेहोश होकर गिरी पड़ता है क्योंकि जब वो अपना अंतिम प्रयास करता है एक ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए जो कि दिखाई नहीं दे रहा. दे वर नर्वस और वो बहुत ज़्यादा नर्वस यानी घबराहट में. एक्साइटेड क्राइज उत्तेजनापूर्ण आवाज़ में कहता है
होल्ड हिम, उसे पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर टू सी, लेकिन ये कहना बहुत ज़्यादा आसान था, टू डू देन टू डू, करने की बजाय कहना बहुत ज़्यादा आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, क्योंकि ग्रिफिन ने अपने आप को बड़ी आसानी से क्या कर लिया था, आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले अ हैंड ऑन हिम, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये हाथ जो है कि उसको पकड़ा कहाँ से जाए। Okay students, I hope you understand this chapter very well. Just wait and watch my next video. Thank you.